हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, थैंक यू सो मच कि इस स्टोरी को आप सबने इतना पसंद किया और इसके लिए इतने सारे पॉजिटिव कमेंट शेयर किए मेरे साथ। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मेरी चुनी हुई स्टोरीज़ जो मैं फ्यूचर में आप सबके साथ शेयर करूंगी वो भी आप सबको इतनी ही पसंद आए। गाइस प्लीज़ मेरी वीडियो पर एटलीस्ट 1000 लाइक्स आए, मैं ये उम्मीद आप सबसे कर सकती हूँ ना। तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करते रहिए। अब चलिए, आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आगे का एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजा विंग को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताने जाता है, जहां विंग उसे धमकी देता है और वो लंजा की प्रेगनेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है ये कह देता है। लंजा विंग की धमकी से डरकर विंग के पास से भागकर अपने घर वापस आ जाता है। विंग जो अपने घर में अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा था, नॉन स्टॉप अपने बालों को नोच रहा था। उसके फ्रेंड्स उसकी ये अजीब सी हालत देख पूछते हैं कि आखिर उसको क्या हुआ है। क्या किसी ने उसका दिल तोड़ दिया है या किसी वन नाइट स्टैंड ने उसे धोखा दे दिया है। अपने दोस्त मैंग याओ का ये सवाल सुन विंग अपना सिर शेक करते हुए एक हैवी अल्कोहल से भरा गिलास पी जाता है और कहता है, यार इस बार तो उससे भी बुरा हुआ है मेरे साथ। ये सुनकर विंग के सारे दोस्त उसे हैरानी से देखने लगते हैं। वो जानते थे कि जब कभी भी विंग किसी से धोखा खाता था तो उसका मूड एक हफ्ते तक खराब रहता था, लेकिन इस बार वो कह रहा है कि इससे भी ज्यादा बुरा हुआ है। विंग आगे बोलता है, मैं हमेशा बेड में अपने पार्टनर्स के साथ केयरफुल रहता हूँ और प्रोटेक्शन यूज करता हूँ। मैंने आज तक सिर्फ एक बार विदाउट प्रोटेक्शन रिलेशनशिप बनाया, वो भी उस लड़के के साथ। और क्या तुम सब जानते हो, उसने फेक आइडेंटिफिकेशन कार्ड बनवाया था पार्टी में आने के लिए, जो उसे 18 साल का बता रहा था, और आज मुझे पता चला कि वो लड़का सिर्फ 15 साल का है। विंग बोहे सिकोड़े सारी बात बताता है। विंग, क्या तुम खुद की कही बात सुन भी रहे हो कि तुम क्या कह रहे हो? जिनशा पूछता है। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ कि मैंने एक 15 साल के लड़के के साथ वो रात बिताई थी। तभी वो इतना डरा और सहमा हुआ था उस दिन, जब मैं उसे किस कर रहा था और छू रहा था। मैं जान गया था कि वो वर्जिन है, पर ये नहीं जानता था कि वो अंडर एज है। विंग ऊंची आवाज में ये कहते हुए अपने हाथ का ग्लास जमीन पर मारकर उसे गुस्से में तोड़ देता है। लेकिन तुम इतना क्यों परेशान हो रहे हो? वो बस एक वन नाइट स्टैंड ही तो था तुम्हारे लिए, तुम मुझसे दोबारा नहीं मिलने वाले, जिनशा कहता है, जिस पर मैंग याओ हाँ में सिर हिला देता है। विंग कुछ नहीं बोलता, पर उसके दिमाग में वो सारी बातें चल रही होती हैं कि वो लड़का पक्का से उस वक्त वर्जिन था, पर मैं उसकी प्रेगनेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता। उस बात को 2 महीने हो चुके हैं, वो इस बीच पक्का किसी और के साथ भी सोया होगा और प्रेग्नेंट हो गया। बस यही एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। वहीं वांगजी की मॉम जब घर आते हैं तो सीधे अपने बेटे के कमरे में जाकर उसे चेक करते हैं, जो कॉमिक बुक पढ़ते हुए बीच बीच में हंस रहा था। वो अपने बेटे को ऐसे खुश देख मुस्कुराते हुए वांगजी के पास जाते हैं और उसे प्यार से गले लगाते हुए अपने बेटे और होने वाले ग्रैंड चाइल्ड का हाल पूछते हैं, जिस पर वांगजी बताता है कि उसके हाओ त्यान दागे ने उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। ये सुनकर वांगजी की मॉम अपने बेटे के फोरहेड पर किस करके उसे अच्छे से बेड पर लिटाकर कुछ खाने के लिए लेने चले जाते हैं। वांगजी को ऐसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि किसी ने उसे कुछ घंटों पहले धमकी दी थी और वो रोया था। वांगजी की मॉम जब किचन में होते हैं तभी वांगजी के डैड का कॉल आता है, जो बताते हैं कि उन्होंने बेस्ट गायनेक के साथ वांगजी की अपॉइंटमेंट फिक्स कर दी है, जो कि वांगजी के मॉम का हाई स्कूल में फ्रेंड था। ये सुनते ही वांगजी की मॉम उसे याद करके हंसने लगते हैं और कहते हैं, हाँ मुझे याद है, वो स्कूल में बहुत बातूनी और अच्छा लड़का था और उसी ने मेरी प्रेगनेंसी हैंडल की थी जब वांगजी होने वाला था। डॉक्टर जिंग सच में एक अच्छा गायनेक है। उसकी मैरिज भी हाई स्कूल खत्म होते ही जिससे हुई थी, वो भी अब एक वेल नोन डॉक्टर है। मैं तो उसकी फैमिली को डॉक्टर की फैमिली ही बुलाया करता था। मुझे सच में तुम्हारा ये डिसीजन अच्छा लगा।
मुझे डिटेल्स भेज देना और जल्दी आने की कोशिश करना। वांग जी की मॉम अपने हस्बैंड से ये कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं और सोचते हैं कि उन्हें डॉक्टर जिंग से कॉल पे सब बातें करनी होगी इससे पहले कि वो वांग जी को वहाँ लेकर जाए। वैसे भी उससे बात किए बहुत वक्त हो चुका है। ये सोचते हुए मिसेस लैन किचन में दोबारा काम करना शुरू कर देते हैं। वहीं वीन अपने पेरेंट्स के घर डिनर के लिए आया था क्योंकि उसके मॉम ने उसे फोर्सफुली बुलाया था। वो जानते थे कि वीकेंड वीन के मस्ती करने का होता है, इसलिए उन्होंने उसे जानबूझकर बुलाया था। हाय मॉम डैड, लो मैं आ गया। आपको मुझे धमकी देने की जरूरत नहीं थी, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। वीन अपनी मॉम के पास बैठते हुए कहता है, तुम 27 साल के हो चुके हो, ना ही तो तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है और ना ही कोई बॉयफ्रेंड और ना ही कोई बेबी है तुम्हारा। मुझे डर है कहीं तुम कव्वारे ही ना मर जाओ। जिंग, जो वीन की मॉम है, अपने बेटे की तरफ देखते हुए कहते हैं, मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं अभी यंग हूँ, तो बच्चे के बारे में मैं सोचना भी नहीं चाहता। अभी तो मैं अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहता हूँ। ये मेरी लाइफ है और मैं मैरिज करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जब डिनर रेडी हो जाए आप मुझे बुला लेना। ये कहकर वीन अपने कमरे में जाने लगता है। हमारा बेटा पूरी तरह से होपलेस है, इसे सिर्फ क्लबिंग करना और पार्टनर्स बदलना आता है। डॉटर या सन इन लॉ के बारे में तब तुम भूल ही जाओ। वीन के फादर, जो चुप बैठे थे, एक गहरी सांस भरते हुए दुखी मन से कहते हैं। वीन, जिसने अपने डैड की बात सुन ली थी, पलटता है और एक स्मर्क करके वापस अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। अब 2 हफ्ते बीत चुके थे, लेकिन वीन ना ही तो अपने काम में कंसंट्रेट कर पा रहा था और ना ही उसे रातों में ठीक से नींद आती थी। वांग जी का रोता हुआ चेहरा, जो उसे उसकी प्रेगनेंसी के लिए ब्लेम कर रहा था, बार बार वीन के दिमाग में रीप्ले हुए जा रहा था। वीन हैरान था कि आखिर क्यों वो उस लिटिल बॉय के बारे में इतना सोचे जा रहा है। क्या ये इसलिए हो रहा था क्योंकि वो लिटिल बॉय इतना क्यूट और इनोसेंट दिख रहा था कि वो अपनी प्रेगनेंसी के बारे में शायद झूठ नहीं बोलेगा। ये सोचकर वीन वांग जी के आईडी कार्ड को ढूंढने लगता है, जो उसने वहीं कहीं कमरे में रखा था, और इस कश्मकश में था कि वो उस लिटिल बॉय से मिलने जाए या नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं वीन को गिल्टी फील हो रहा था, जो उसे खाए जा रहा था। वीन सोच रहा था कि वो हार्टलेस पर्सन नहीं है। बेशक उसे उस लिटिल बॉय से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर वो लड़का सच में मेरे से प्रेग्नेंट है तो कहीं ना कहीं मैं भी उस बच्चे के लाइफ का हिस्सा हूँ। उस बच्चे के होने के बाद अगर उसके पेरेंट्स उसे देखेंगे तो उसकी पीसफुल लाइफ को डिस्टर्ब करना बंद कर देंगे। ये सोचकर वो पहले ये पता करता है कि वांग जी किस फैमिली से है, तो उसे पता चलता है कि वांग जी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर का बेटा है और उसके मॉम एक जाने माने सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। और जिस तरह से वांग जी दिखता है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसे एक प्रिंसेस की तरह बड़ा किया गया है, जिसे बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सब जानकर विंग स्कूल आवर्स में वांग जी से उसके स्कूल में जाकर मिलने का सोचता है। वांग जी का स्कूल उस कंट्री का सबसे एक्सपेंसिव स्कूल था, जहां सिर्फ वो बच्चे ही पढ़ सकते थे जो हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। विंग जैसे ही स्कूल को एक्सप्लोर कर रहा होता है, उसे वांग जी स्कूल के प्लेग्राउंड की तरफ जाता हुआ दिखता है। विंग उसका पीछा करता है और देखता है कि वांग जी एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने स्कूल बैग से एक स्टोरी बुक निकाल रहा है। विंग वांग जी के पास जाकर उसे चुपके से देखने लगता है। वहीं वांग जी, जिसे अंदाजा भी नहीं था कि कोई उसका पीछा कर रहा था और उसे छुप कर देख रहा है, अपने लंच बॉक्स से एक हैमबर्गर निकालकर खाने लगता है और स्टोरी बुक पढ़ने लगता है। वांग जी स्टोरी पढ़ते हुए बीच बीच में हंस रहा था और उसके लिप्स पर लगा हल्का सा हैमबर्गर का एक छोटा सा पीस उसे और ज्यादा क्यूट बना रहा था। विंग ये सब देख सबकॉन्शियसली अपने लिप्स को लिक करता है, क्योंकि वो खुद को वांग जी के लिप्स पर किस करता हुआ इमेजिन कर रहा था। तभी अनजाने में विंग कह पड़ता है, सो क्यूट एंड टेस्टी, जिसे सुनते ही वांग जी फौरन पीछे पलट कर देखता है
और अपने सामने विंग को देखकर घबराकर फौरन अपनी जगह से उठ जाता है, जिस वजह से उसका लंच बॉक्स बर्गर के साथ ग्राउंड पर गिर जाता है। वांग जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी बुक को टाइटली अपने सीने में पकड़कर कहता है, प्लीज मुझे मत मारना, मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया और ना ही कभी करूंगा, मुझे मत मारना, मैं मरना नहीं चाहता। वांग जी रोते हुए अपनी जान की भीख मांगता है, जिसे सुनकर विंग को और ज्यादा गिल्टी फील होने लगता है। अपना मुंह बंद करो, विंग कहता है, जिसे सुनकर वांग जी फौरन अपने एक हाथ से अपना मुंह बंद कर लेता है। विंग वांग जी के पास जाते हुए सोचता है कि वो इस लिटिल बॉय से ऐसा क्या कहे कि ये डरना बंद करे। ओके, आई एम सॉरी, मैं ना ही तो तुम्हें मारने आया हूँ और ना ही तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाने। मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, आई स्वेयर, मुझ पे विश्वास करो, विंग आराम से कहता है। वांग जी ये सब कुछ सुनकर थोड़ा शांत होते हुए पूछता है, तुम श्योर हो कि तुम यहाँ मुझे मारने नहीं आए हो? वांग जी ये पूछते हुए अपने आंसू पोंछता है। विंग वांग जी के करीब आके अपने हैंकी से उसके आंसू और उसके होठों पर लगे खाने को साफ करता है। वांग जी की आंखें विंग के इस एक्शन से बड़ी हो जाती है। तुम अब ये खाना नहीं खा सकते, क्या मैं तुम्हें कहीं लंच पर ले जाऊं? विंग पूछता है, जिस पर वांग जी ना में सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं, मैं स्कूल के कैंटीन में खा लूंगा। वांग जी को विंग पर अभी भी यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए वो ऐसा कहकर जैसे ही वहां से जाने लगता है, विंग वांग जी का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे वांग जी का सिर विंग के चेस्ट पर आकर लगता है और विंग एक हाथ से वांग जी की कमर को पकड़ता है और दूसरे से उसके टमी को टच करता है। विंग वांग जी के टमी को हल्का सा प्रेस करता है तो उसे उसकी टमी पर हल्का सा बेबी बम महसूस होता है। मुझे अपने साथ आने दो, मुझे तुमसे बात करनी है, विंग ये कहकर अपनी लिप्स से वांग जी के लिप्स को हल्का सा टच करता है। वांग जी फौरन पीछे हटते हुए शर्मा कर ओके कहता है और अपने सारे सामान को पैक करके विंग के साथ कैंटीन की तरफ जाने लगता है। वांग जी को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी उसके स्कूल तक क्यों आया और अब ये क्या बात करना चाहता है। विंग दोनों के लिए खाने का ऑर्डर देता है। वांग जी पूरे टाइम नर्वसली अपने उंगलियों के साथ खेले जा रहा था। वो जैसे ही खाना शुरू करते हैं, विंग कहता है, मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना चाहता हूँ। ये सुनते ही वांग जी का खाना उसके गले में अटक जाता है। वांग जी डिसबिलीफ के साथ थोड़ी देर तक विंग को देखता रहता है, फिर ना में सिर हिलाकर कहता है, मैं अपनी क्लास में वापस जा रहा हूँ, बाय। ये कहकर वो जैसे ही उठने लगता है, विंग अपनी उंगलियां वांग जी की उंगलियों में फंसा लेता है, जिसकी वजह से वांग जी घबरा जाता है। तुम मेरा बेबी कैरी कर रहे हो, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? विंग वांग जी की तरफ देखते हुए पूछता है, जो बहुत घबराया हुआ दिख रहा था। वांग जी इस बुरे आदमी को अपने मॉम डैड से नहीं मिलाना चाहता था, ये उनको भी धमकी देगा। ये सोचकर वांग जी फौरन कहता है, नहीं, अब जाने दो मुझे यहाँ नहीं रहना। ये कहते हुए वांग जी अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रहा था। वो सोचता है कि ये सिर्फ बात करना चाहता था और अब उसे डरा रहा है। तभी वहाँ हाओ तियान आ जाता है और वांग जी को अपनी तरफ खींचते हुए विंग को शार्पली देखता है। विंग स्मर्क करते हुए हाओ तियान की तरफ देखता है, जिसने उस लिटिल बॉय को प्रोटेक्टिवली हग किया हुआ था। तुम्हें क्या चाहिए मिस्टर? तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है और मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि इससे दूर रहो। हाओ तियान ये वार्निंग देते हुए वांग जी के साथ पीछे की तरफ कदम ले जा रहा था, क्योंकि विंग स्मर्क करते हुए आगे उनकी तरफ बढ़े जा रहा था। हाओ तियान, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड जैक्सन को खुशी मिलेगी तुम्हें किसी और लड़के के इतना करीब देखकर? तुम किसी और के मामले में अपनी टांग अड़ा रहे हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपनी हद से आगे बढ़ रहे हो? विंग वहीं एक टेबल पर बैठते हुए पूछता है। वांग जी, जिसने अपना चेहरा हाओ तियान की जैकेट में छुपा रखा था, वो दूर हटने की कोशिश करता है, लेकिन हाओ तियान उसे और कसकर
हक करके अपने और करीब कर लेता है। जाओ और कह दो उसे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम जैसे बेशर्म की बात पर यकीन करेगा? हमारे स्कूल में आकर एक स्टूडेंट को बुली करना, क्या ये तुमने अपनी हद पार नहीं करी? हाओ त्यान कहता है, जिसे सुनकर विंग अपने लिप्स को लिक करके उठकर खड़ा हो जाता है। मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। मुझे मेरा जवाब मिल गया है। मैं खुश हूँ अब कि ये प्रेगनेंसी मेरे से नहीं किसी और से है। लेकिन हाओ त्यान, थोड़ा केयरफुल रहना, क्योंकि अपने बॉयफ्रेंड को चीट करना अच्छी बात नहीं है। विंग सरकास्टिकली ये कहकर वहां से चला जाता है। हाओ त्यान रिलैक्स होते हुए वांग जी की तरफ देखता है, जो बस रोने ही वाला था। वांग जी, क्या तुम ठीक हो? क्या उसने तुम्हें डराया? हाओ त्यान पूछता है। दागे, अच्छा हुआ आप यहाँ आ पहुंचे। वो आदमी मुझे डरा रहा था। मैं घर जाना चाहता हूँ। वांग जी की हालत देख हाओ त्यान फौरन उसे लेकर वांग जी के घर आ जाता है। वांग जी भागकर अपनी मॉम के गोद में बैठते हुए रोने लगता है और कहता है, मॉम, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। प्लीज मुझे यहाँ से दूर ले चलो। अपने बेटे के रिएक्शन को देखकर वांग जी की मॉम कंफ्यूज होते हुए हाओ त्यान की तरफ देखते हैं, जो कुछ भी नहीं कह रहा था क्योंकि उसने वांग जी से कुछ ना कहने का प्रॉमिस किया था। बेबी, क्या तुम ठीक हो? मॉम को बताओ क्या हुआ है। वांग जी की मॉम अपने बेटे के आंसुओं को पोंछते हुए आराम से पूछते हैं। उनके लिए उनका बेटा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और वो उसे ऐसी हालत में नहीं देख सकते। मॉम, वांग जी को आप स्टेट्स भेजना चाहते थे ना, तो मैं अब जाना चाहता हूँ। मैं कल ही जाना चाहता हूँ। वांग जी पाउट बनाते हुए जवाब देता है। दरअसल वांग जी के फादर हमेशा ये चाहते थे कि वांग जी अपनी पढ़ाई यूएस में पूरी करे, पर वांग जी ही हमेशा मना करता आया था। पर आज अचानक बाहर जाने का सुनकर, और वो भी कल ही, वांग जी के मॉम और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। अपने बेटे को परेशान देखकर वांग जी की मॉम फौरन अपने हस्बैंड को कॉल करके सब बताते हैं और अपने कनेक्शन यूज करके सारी तैयारियां एक ही दिन में करवा देते हैं। हाओ त्यान के पेरेंट्स को भी कॉल करके बता दिया जाता है कि वो भी वांग जी के साथ स्टेट्स जा रहा है, और क्योंकि वांग जी प्रेग्नेंट है तो उसकी मॉम भी साथ जाने का डिसाइड करते हैं और सब कुछ वांग जी के लिए तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ विंग गुस्से में अपने घर वापस आता है। वो उस लिटिल बॉय का बैड बिहेवियर अपने लिए क्लियरली देख पाया था। विंग अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था और सच में वांग जी का ख्याल रखना चाहता था, पर उसे किसी और की बाहों में देख उसे गुस्सा आ गया था। विंग मन ही मन बड़बड़ाता है, 2 हफ्ते पहले वो अपनी प्रेगनेंसी को मेरे लिए बता रहा था और आज मना कर दिया और किसी और को गले लगा लिया। ये तो अच्छी बात है कि वो बच्चा मेरा नहीं है। मुझे तो खुश होना चाहिए, लेकिन मैं इस बात से परेशान क्यों हो रहा हूँ? नहीं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। विंग गुस्से में पैर पटकते हुए अपने कमरे में चला जाता है। अब 10 साल बीत चुके थे। वांग जी को चाइना वापस आना था, एक ऐसे इंसान से शादी करने के लिए जिसके बारे में उसे कुछ पता नहीं था। ये शादी वांग जी के ग्रैंडफादर ने अपने मरने से पहले अरेंज की थी। वांग जी का बेटा बहुत ज्यादा हैंडसम और क्यूट था। वो बिल्कुल भी एक एशियन बच्चा नहीं दिखता था। वो अब 9 साल का है और अपने मॉम को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव है। वांग जी अभी 24 साल का है, जो जल्द ही 25 साल का हो जाएगा। वो अब पहले से भी ज्यादा गॉर्जियस दिखता है कि कोई भी उसे पलटकर दोबारा जरूर देखना चाहेगा। वांग जी ने अपने बेटे का नाम वांग शियन रखा था। वांग शियन अपने मॉम के साथ चाइना जाने के लिए बहुत एक्साइटेड था। मॉम, क्या ग्रैंड माँ आपको बताने के लिए माने कि वो कौन है जिससे आप मैरिज करने वाले हो? वांग शियन अपने मॉम से प्राइवेट जेट में बैठते हुए पूछता है। वांग जी ना में सिर हिलाते हुए बोलता है, नहीं, मैंने कितनी बार पूछने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो कहते हैं कि जब मैं चाइना आऊंगा तो खुद पता लग जाएगा। वांग जी इस अरेंज मैरिज से खुश नहीं है, लेकिन वो अपने ग्रैंडफादर की इस लास्ट विश को मना नहीं कर सका। मैं आशा करता हूँ कि वो आदमी मेरे डैड की तरह एक स्पर्म डोनर ना निकले। वांग शियन अपनी आईज रोल करते हुए कहता है, जिसे सुनकर वांग जी अपना चेहरा अपने हाथों से छुपा लेता है। दरअसल वांग शियन को नहीं पता था कि उसका फादर कौन है,
पर वो उसे स्पर्म डोनर कहकर ही बात किया करता था, क्योंकि वांगजी ने उसे बताया था कि वो और उसके फादर साथ नहीं रहते और हाओ त्यान, जो बस 3 साल पहले ही चाइना वापस आ गया था, वो हमेशा वांगशन को बताता था कि उसका फादर एक बहुत बड़ा प्ले बॉय है। वांगजी बिना कुछ कहे अपने बेटे के बालों में हाथ फेरता है और बाकी पूरे सफर में वो दोनों खूब बातें करते हैं जब तक वांगशन सो नहीं गया। वांगजी ये जानने के लिए बहुत क्यूरियस था कि वो इंसान कैसा होगा जिससे वो शादी करने वाला है। वो उस इंसान के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, यहाँ तक कि उसका नाम भी नहीं। पर वांगजी ये उम्मीद करता था कि वो इंसान उसकी तरह ना निकले जिसने उसे प्रेग्नेंट किया था। उसका नाम वे वुशियान था। वांगजी ये नाम कभी भूल नहीं सकता, हालांकि वो उसका चेहरा भूल गया था कि वो कैसा दिखता था। वांगजी अपने सोए हुए बेटे की तरफ देखकर मुस्कुराता है और सोचता है कि वो अपने मॉम की हेल्प के लिए थैंकफुल है, जिन्होंने उसका और वांगशन का ख्याल रखा। वो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि वो अपने मॉम और हाउतियान के बिना कैसे मैनेज करता, क्योंकि वो दोनों ही वांगजी के सपोर्ट सिस्टम बने रहे इतने सालों तक। ये सोचते हुए वांगजी कब सो जाता है उसे पता ही नहीं चलता। उसकी नींद तब खुलती है जब वांगशियन खुशी से उछलते हुए वांगजी के गालों को पिंच करते हुए कहता है, ब्यूटीफुल मॉम उठो, हम पहुंच गए हैं, उठो ना जल्दी। वांगजी अपनी आंखें खोलते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग माय बेबी, अब चलो मॉम को उठाने में मदद करो। वांगजी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग मॉम, अब चलो। वांगशन मुस्कुराते हुए अपनी मॉम को खींचते हुए बाहर ले जाता है। वांगजी को अपने मॉम डैड 2 और मैन के साथ वहां दिखते हैं, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। वांगशन भागकर अपने ग्रैंडपा के गले लग जाता है। हेलो मॉम डैड, मैंने आपको बहुत मिस किया। ये कहते हुए वांगजी अपने पेरेंट्स को गले लगाता है, फिर उन 2 लोगों की तरफ देखता है जो उसे ही देखकर मुस्कुरा रहे थे। वांगजी भी मुस्कुराकर उन दोनों को बो करता है। फिर वांगजी की मॉम उन दोनों का इंट्रोडक्शन देते हैं कि ये अंकल जिंग है, जो हाई स्कूल में मेरे क्लासमेट थे, और ये इनके हस्बैंड और तुम्हारे होने वाले इन लॉज। ये यहाँ तुम्हें वेलकम करने आए हैं। इनका बेटा नहीं आ सका क्योंकि वो अपने काम में बिजी है। वांगजी ये सुनकर शर्माते हुए कहता है, आप दोनों से मिलकर अच्छा लगा अंकल्स, मैं ग्रेटफुल हूँ कि आप यहाँ आए। जिसे सुनकर जिंग मुस्कुराकर वांगजी के सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, मुझे मॉम कहकर बुलाओ, अब हम बहुत जल्द एक फैमिली बनने वाले हैं। फिर वो सब मिलकर वांगजी के घर की तरफ चले जाते हैं। वही वांगशियन पहले ही बटलर जो उनके साथ वहां आया था, उसके साथ जाते हुए नॉन स्टॉप सवाल किए जा रहा था। वो बटलर इतने टॉकेटिव बच्चे को देखकर हैरान था और सोचता है कि ये बच्चा हमारे मास्टर वांगजी के बिल्कुल ऑपोजिट है, तो ये ज़रूर अपने फादर पर गया होगा। तो गाइस, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यही रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज का ये पार्ट भी आपको पसंद आया होगा। तो बस इस वीडियो को 1000 लाइक्स तक पहुँचा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, जिसके थ्रू आप अपने थॉट्स एंड सजेशंस मेरे साथ शेयर कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं जल्द वापस आऊँगी नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।